हमारे साथ हमारे सहयोगी मनीष झा इस वक्त जुड़ रहे हैं। मनीष, बड़ी महत्वपूर्ण बातें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तरफ से कही गई और विश्व शांति को लेकर भी आज भारत की तरफ से एक बहुत बड़ा मैसेज दिया गया, क्योंकि सारी दिक्कत, सारा संकट ही ये ट्रस्ट डेफिसिट को लेकर है। अगर विश्वास बहाली कायम हो जाए तो तमाम समस्याओं का हल भी हम मिलकर ढूंढ लेंगे। ये कुल मिलाकर पीएम मोदी ने मैसेज देने की कोशिश की। जी हाँ, बिल्कुल। देखिए, अगर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का वो वाक्य याद करिए जब उन्होंने कहा था कि ये युग युद्ध का नहीं है, वहाँ से अब तो उन्होंने इस G20 के प्लेटफॉर्म पर अध्यक्षता करते हुए जो ये बातें कही है कि भरोसे की कमी है, और ये सच्ची बात है ना कि भरोसे की ही कमी है। रूस को लगता है कि नाटो उसके दरवाजे पर आ गया है, उसके अस्तित्व को खतरा है, इसलिए युद्ध हो रहा है। यूक्रेन को ये लगता है कि रूस इतना बड़ा देश है, उसकी छत्र छाया में हमारा कभी विकास नहीं हो सकता है, इसलिए वो नाटो में जाना चाहता है। यही ट्रस्ट डिफिसिट जो है रूस और अमेरिका के बीच में है, यही ट्रस्ट डिफिसिट जो है वो रूस और यूरोप के बीच में। इसलिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने उन तमाम वैश्विक चुनौतियों के बीच में जो स्थित सबसे मुख्य बात है, वो जो इस भरोसे का अभाव है उसको रखा है, और एक तरह से संकेत भी दिखा है। ये समय है, ये प्लेटफॉर्म ऐसा है जहां पर एक दूसरे के साथ भरोसा बढ़ाइए, भरोसा कीजिए, तभी और दूसरे को भी आप पर भरोसा हो, ऐसा माहौल बनाइए। इसीलिए अगर आप देखिए तो अभी का जो सेशन चल रहा है वन अर्थ, जहां पर की वैश्विक चुनौतियों पर चर्चा हो रही है, वहां इसी भरोसे को बनाने पर सब देश एक दूसरे को पहल कर सके, यही उम्मीद एक मंच पर तैयारी हो रही है रूस और अमेरिका के मिलने की। ये भरोसा का ही नतीजा है। संजय भारद्वाज जी, मैं चाहूंगी आप बोलें, जिस तरह से प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि जो नॉर्थ और साउथ का जो डिवाइड है उसे पाटने की जरूरत है, तो मंच भारत का है और भरोसा भी भारत का है, लेकिन मिल रहे हैं रूस और अमेरिका। इस पर देखिए, दो तीन बातें उनकी प्रधानमंत्री मोदी जी के भाषण से साफ साफ है। पहली बात कि ये जो वर्ल्ड है ये फुल ऑफ कन्फ्रंटेशन एंड कॉन्फ्लिक्ट है। उसमें दो बातें कही कि इस कन्फ्रंटेशन एंड कॉन्फ्लिक्ट को मेल्ट डाउन करने के लिए दो चीज़ें चाहिए। पहली बात डिप्लोमेसी, दूसरा डायलॉग। यानी कि और उसमें जो सबसे बड़ा जो एज भारत को मिल रहा है कि अभी तक भारत ने जो एक मल्टी अलाइंड फॉरेन पॉलिसी अपनाई है कि आप रशिया के साथ भी जुड़े हैं, अमेरिका के साथ भी जुड़े हैं, तो एक कॉन्फिडेंस इनके साथ ट्रस्ट बना हुआ है। और अब मौका है G20 में कि जो ट्रस्ट, एक जो ब्रिज बना हुआ था इनके बीच में, उसमें उसको एक स्मार्ट पावर के रूप में कि हम आपको एक ऐसा प्लेटफॉर्म दे रहे हैं जो 1971 में देखो चाइना और अमेरिका साथ में आए थे, रूस अमेरिका पे दबाव। आज रूस और अमेरिका, क्योंकि भारत का डायलॉग रूस से भी है, रूस भारत पे ट्रस्ट करता है, अमेरिका आज मोस्ट अलाइड अलाई मानता है भारत को, तो एक प्लेटफॉर्म G20 में मिला है कि दोनों देश साथ में डायलॉग करें, शांति की अपील कई बार कर चुके हैं, की अपील भी करें, और जो हमारे ग्लोबल साउथ के जो कंसर्न्स हैं उसमें, क्योंकि इम्पैक्ट उसी का। बिल्कुल ठीक बात है, लेकिन इसी पर अगर हम रहें, इस बातचीत पर, रूस और अमेरिका के बीच बातचीत G20 के प्लेटफॉर्म से इतर अगर ये मुलाकात होती है, क्या आपको लगता है कि कुछ मुद्दों को लेकर बर्फ पिघल सकती है? क्योंकि हम ट्रस्ट का जिक्र बार बार कर रहे हैं, भरोसे का जिक्र कर रहे हैं, और ट्रस्ट नाम की कोई चीज रूस और अमेरिका के बीच नजर नहीं आती। हल निकलेगा क्या? नहीं, मेरे ख्याल में देखिए ऐसा है कि भरोसा टूटता है, भरोसा दोबारा फिर बन भी सकता है। ये कुछ ऐसा नहीं है कि वो गुंजाइश बरकरार है, गुंजाइश बरकरार है, और धीरे धीरे बात बढ़ती है। बात हुई, मुलाकात हुई, वो पुराना गाना जो है, पहले मुलाकात होती है, फिर बात होती है, फिर बात से बात निकलती है, फिर शायद बात बनती है, फिर बात बनती है। बड़ी बात। अजल जी जल्दी से। मैं इस जो लावरोव और अमेरिकन NSA की मीटिंग की बात हो रही है, अगर ये होती है तो ये अपने आप में एक उपलब्धि है। लेकिन मैं अपने एक्सपीरियंस से आपको बता सकता हूँ, इसमें रशिया यूक्रेन वॉर को ख़त्म करने की दिशा में काम करने के बारे में कोई बात नहीं होगी। ये एक लिमिटेड कॉन्टेक्स्ट में हो रही है कि कैसे जो सिचुएशन पैदा हुई है कि जॉइंट डिक्लेरेशन होल्ड अप हो रही है, एक पैराग्राफ जिसके ऊपर कंसेंसस नहीं बन रहा, और जिसके लिए लावरोव ने आने से पहले ही अनाउंस किया था कि अगर इस पे बात होगी तो दोनों पक्षों का जो पॉइंट बड़ी बात आपने कही, लिमिटेड कॉन्टेक्स्ट है तो लिमिटेड बातचीत होगी। अच्छी पहल है जी। और जब यहाँ अगर दोनों में कुछ अंडरस्टैंडिंग बनती है और एक म्यूचुअली एक्सेप्टेबल लैंग्वेज हम ला पाते हैं, और ये डिक्लेरेशन हो जाती है विदाउट एस्ट्रिक्स और कॉमास या चेयरमैन समरी,
तो समझ लीजिए कि ये ना सिर्फ हमारे लिए बहुत बड़ी उपलब्धि है, ये अमेरिका सर, मैं आपको और रोक रही हूं। G7 का टेस्ट भी है बहुत बड़ा। बिल्कुल, बहुत बड़ा परीक्षा की घड़ी है, परीक्षा की घड़ी है उनके सर। मैं आऊंगी आपके पास और तमाम खास मेहमान और भी हैं। एक बड़ी खबर जल्दी से आ रही है, समीर बता देते हैं। अफ्रीकन यूनियन को लेकर बहुत बड़ा कदम, G20 का सदस्य बन गया है अफ्रीकन यूनियन। भारत की बहुत बड़ी कूटनीतिक जीत है, ये एक बहुत बड़ा कदम है। तो अफ्रीकन यूनियन G20 का स्थायी सदस्य बन गया है और G20 के पहले दिन ये बहुत बड़ी न्यूज है, ये बहुत बड़ी खबर है। कूटनीतिक लिहाज से, डिप्लोमेटिक लिहाज से भारत के लिए ये कामयाबी है। भारत ने बढ़ते कदम बढ़ाए कि अफ्रीकन यूनियन शामिल होना चाहिए G20 में। और अफ्रीकन यूनियन हेड ने प्रधानमंत्री को जब ये न्यूज़ सुनी, ये जब प्रधानमंत्री ने इस बात का ऐलान किया तो फिर उन्हें गले भी लगाया। बिल्कुल, और G20 में अब 21 सदस्य होंगे, हालांकि नाम नहीं बदलने जा रहा है। सबका साथ की भावना से ही भारत ने प्रस्ताव रखा था कि अफ्रीकन यूनियन को G20 की स्थायी सदस्यता दी जाए। मेरा विश्वास है कि इस प्रस्ताव पर हम सबकी सहमति है। आप सबकी सहमति से आगे की कार्रवाई शुरू करने से पहले मैं अफ्रीकन यूनियन के अध्यक्ष को G20 के स्थायी सदस्य के रूप में अपना स्थान ग्रहण करने के लिए आमंत्रित करता हूं। तो हमेशा हमेशा के लिए इतिहास भी रचा गया आज G20 की समिट की शुरुआत के दौरान ही, जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इस बात का औपचारिक ऐलान किया और उसके बाद अफ्रीकन यूनियन के जो प्रतिनिधि वहां पर मौजूद थे उन्होंने गले लगकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का धन्यवाद भी अदा किया। भारत की कूटनीतिक जीत के तौर पर इसे देखा जा रहा है। अफ्रीकन यूनियन G20 में औपचारिक रूप में शामिल हो गया है। रूस अमेरिका में प्रयास जारी है दिल्ली में वार्ता का। ये देखिए, जो बहुत अहम पॉइंटर्स अभी तक निकलकर सामने आए हैं G20 समिट के, वो हम आपके सामने रख रहे हैं। पहली बड़ी बात, अफ्रीकन यूनियन के जो 54 देश हैं वो अब G20 का हिस्सा होंगे। भारत ने इसे लेकर पॉजिटिविटी दिखाई, आगे बढ़ा और भारत के इस प्रयास को सबका समर्थन भी मिला। और उसके बाद हमने देखा G20 का दायरा बढ़ते हुए। और दूसरी बड़ी बात जो निकलकर सामने आ रही है वो ये कि रूस और अमेरिका के बीच दिल्ली में वार्ता के प्रयास जारी हैं और थोड़ी देर में हो सकता है ये खबर भी हमारे पास आ जाए सिवाज साहब कि वार्ता शुरू हो गई है। ये अपने आप में बहुत बड़े पॉइंटर्स हैं ये, लेकिन AU के शामिल होने को आप कैसे देखते हैं? अफ्रीकन यूनियन के 54 देश अब हिस्सा होंगे, यानी अगर G20 में आबादी के लिहाज से हम बात करें तो दुनिया की 80% हिस्सेदारी G20 को मिलती हुई नजर आ रही। इसे ये कितनी बड़ी उपलब्धि माना जाए? तो मेरी बहुत बड़ी। देखो आप ये कि कब से आप G20 शुरू हुआ है और भारत पहली बार अध्यक्षता कर रहा है और पहली बार ये सोच विचार किया, जब तक आपका ग्लोबल साउथ आपके साथ नहीं है आप किस वर्ल्ड की बात करते हैं। तभी तो ये नारा है वन अर्थ वन फैमिली वन फ्यूचर। देखो प्रधानमंत्री मोदी की जो एक दूरदृष्टा है उसको देखा जाए। उसने कहा कोविड-19 में जब कोई नहीं दे रहा था इन देशों को, मुफ्त वैक्सीनेशन भारत ने भेजी, ना अमेरिका ने ना चीन ने। और वो कह रहे हैं कि प्रधानमंत्री कह रहे हैं अगर पूरे वर्ल्ड का कल्याण होना है तो ये जो अंडर प्रिविलेज, अंडर डेवलप और डेवलपिंग कंट्रीज हैं इनको साथ लेके चलना है। और मुझे लगता है ये एक आवाज जो आई है, प्रधानमंत्री ने एक प्रेशराइज किया और एक कंसेंसस बनाया। अफ्रीकन यूनियन को अभी G20 का सदस्य बनाना एक सबसे बड़ी जीत है और दोनों ओर से फायदा है और दोनों तरफ से फायदा। और एक और मैं बताना चाहता हूं, देखो ये क्या हो रहा है, जब तक ये वर्ल्ड के अंदर शांति नहीं आएगी, जब तक अफ्रीकन यूनियन की ये अंडर डेवलप्ड कंट्री डेवलपिंग कंट्री के दौर पे नहीं आए, क्योंकि वहां पर भूख मरी है। ये ज्यादातर यूरोपियन कॉलोनीज थी, इनको एक्सप्लॉइट किया गया। उसके बाद चीन ने भी वही काम करना स्टार्ट किया। अब भारत एक ऐसा देश है, उनको मंच पे ला रहा है, उनको बोल रहा है कि उनकी डेवलपमेंट हो, उनका ध्यान दे। फूड, फर्टिलाइजर, फ्यूल जिसकी कमी सबसे ज्यादा सहनी है रशिया कोविड यूक्रेन वार के बाद, वो भी बताया जा रहा है इनको दिया जाए।